नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू बाइजूस गवर्नमेंट एग्जाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेली करंट अफेयर में 2 सितंबर 2021 के न्यूज़पेपर में से, जो कि आपके एग्जाम CHSL, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, NTPC, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CPUSI, दिल्ली पुलिस एंड अदर स्टेट सर्विसेज एग्जाम के साथ साथ बैंकिंग अवेयरनेस के लिए भी यह हेल्प करेगी। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं। नाउ वी हैव टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट सेगमेंट इज नेशनल अफेयर्स, यानी राष्ट्रीय मामलों में स्नो लिपर्ड डिक्लेयर एज स्टेट एनिमल एंड ब्लैक नेक्ड क्रेन एज स्टेट बर्ड इन लद्दाख। दोस्तों, लगातार आप देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख से खबरें आती रहती हैं। तो लद्दाख एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया है। 2019 स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन आयोग स्टेट आयोग के तहत यह जो है जम्मू कश्मीर दो केंद्र शासित प्रदेशों में बच गया। एक हो गया जम्मू एंड कश्मीर, दूसरा है लद्दाख। तो लद्दाख ने अभी जो है जम्मू कश्मीर और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्गठन के लगभग 2 साल बाद लद्दाख प्रशासन ने हिम तेंदुए, जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथर यूनिका, को राज्य पशु और काली गर्दन वाले क्रेन को ग्रस निक्रिकोलिस जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, इसे राज्य पक्षी घोषित किया है। यानी nearly 2 years after the recognition of the state of J&K, the administration of Ladakh has declared the snow leopard as the state animal and the black-necked crane as the state bird of the Union Territory. The black-necked stork, which was the state bird of the erstwhile स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इज फाउंड ओनली इन लद्दाख इन इंडिया। तो ये जो काली गर्दन वाला सारस है, जो कि तत्कालीन राज्य जम्मू कश्मीर राज्य पक्षी भी था, यानी भारत में केवल यह लद्दाख में पाया जाता है। द ब्लैक नेक्ड क्रेन इज ए टाल बर्ड क्लासिफाइड एज ए वनरेबल, यानी यह कमजोर के रूप में वर्गीकृत एक लंबा पक्षी है, काली गर्दन वाली क्रेन, और इट हैज़ हाइट ऑफ अबाउट 1.35 मीटर, और इसका जो है विंग स्पैन ऑफ अबाउट 2.25 मीटर and weight of about 6 to 8 kg. It has a bright red crown on its head. यानी इसके सर पर यानी सिर पर एक चमकदार लाल मुकुट है। और दोस्तों, हिम तेंदुआ यह द माउंटेनियस रीजन ऑफ द वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हिमालय आर द हैबिटाट ऑफ स्नो लिपर्ड इन इंडिया। यानी पूर्वी और पश्चिमी हिमालय, यानी पूर्वी और पश्चिमी हिमालय कहाँ पड़ेगा, ये वाला पार्ट, तो यह पूर्वी हिमालय है और ये पश्चिमी हिमालय, वेस्ट टू ईस्ट ऐसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर यह हिम तेंदुआ का निवास स्थान है। तो दे आर मेनली फाउंड इन लद्दाख, J&K, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश। तो इस तरह से हंगुल पूर्ववर्ती राज्य जम्मू एंड कश्मीर का राज्य पशु था, जिसमें लद्दाख भी शामिल था। अब राज्य पशु स्नो लिपर्ड हो गया है। तो ये भी फैक्चुअल है, इसे ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं, अनुराग ठाकुर इनॉग्रेट फर्स्ट ब्रिक्स, यानी ब्रिक्स क्या है, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका फिल्म टेक्नोलॉजी सेमिनार। तो अनुराग ठाकुर ने प्रथम ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी का उद्घाटन किया। तो यह कौन है अनुराग ठाकुर? तो यूनियन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अनुराग ठाकुर इनॉग्रेटेड द फर्स्ट ब्रिक्स फिल्म टेक्नोलॉजी सेमिनार। तो यह जो प्रथम ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी संगोष्ठी है, यह ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजनों का ही एक हिस्सा होगा, और इस बार भारत ही होस्टिंग कर रहा है 13th ब्रिक्स समिट की, यानी 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन कर रहा है? हमारा भारत कर रहा है। 2009 में पहला ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था और यह रूस के येकाटेरिनबर्ग में हुआ था। तो इस तरह से इसे ध्यान रखेंगे, और यह जो है फिल्म कला और संस्कृति के माध्यम से सहयोग के रास्ते खोले जा सकते हैं, जो फिल्म व्यवसाय में विकास को समर्थन देने में मदद कर सकता है। तो द 2-day फिल्म टेक्नोलॉजी सिंपोजियम इन कोलैबोरेशन विद द फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विल बी अटेंडेड बाय 25 स्पीकर्स फ्रॉम ब्रिक्स कंट्री हु विल डिस्कस वेरियस सेगमेंट ऑफ फिल्म टेक्नोलॉजी। तो यानी विभिन्न सेगमेंट पर यह चर्चा की जाएगी। तो इस साल नवंबर में गोवा में भारत के 52वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के साथ
आयोजित होने वाले ब्रिक्स फिल्म महोत्सव की पृष्ठभूमि में संगोष्ठी का आयोजन किया जा रहा है, जो बेहतरीन सिनेमा पर संवाद और उसे साझा करने का एक अवसर प्रदान करेगा। तो इस तरह से ये ध्यान रखेंगे। यहीं पर साथ साथ BRICS, तो पहले ये ब्रिक हुआ करता था, बाद में साउथ अफ्रीका 2010 के बाद जुड़ा। तो यह ब्रिक्स जो है, यह देशों के नेताओं ने 2006 में न्यूयॉर्क में एक साथ इकट्ठा हुए थे। फिर यह 2008 में यह निर्णय लिया गया और 2009 में पहली ब्रिक्स मीटिंग हुई। तो इस तरह से यह देश सब इकट्ठा होते हैं और इस बार की मेजबानी हमारा भारत करेगा। अब बढ़ते हैं दोस्तों। SBI बैंक ओपन्स कंट्रीज फर्स्ट फ्लोटिंग ATM एट डल लेक इन श्रीनगर। दोस्तों, डल झील के बारे में सुना होगा, बहुत ही सुंदर मनोरम दृश्य होता है यहाँ का। तो यह जो झीलों पर, जैसे कि लोकटक झील है, तो वहां पर तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। वह विश्व का एकमात्र एक ऐसा यह नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। वह कहाँ है? तो जो है वह लोकटक झील पर है, मणिपुर में स्थित है। तो इसी तरह से यह तैरता हुआ ATM देख रहे हैं ना, यहाँ पर इस झील पर स्थापित किया है और इसका जो उद्घाटन किया, ये जो दिख रहा है पिक्चर, यह SBI के अध्यक्ष हैं। इनका नाम है दिनेश खारा। तो इन्होंने इसका उद्घाटन किया है। डल झील को देखने के लिए दुनिया से लोग आते हैं, तो पर्यटन में भी इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। और दोस्तों, डल झील पे ही देश का इकलौता तैरता डाक घर भी है। तो 2 फैक्ट याद रखना, फ्लोटिंग ATM एंड फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस दोनों यहाँ पर अवस्थित है। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंटरनेशनल अफेयर्स में। तो फूड क्राइसिस सीवियर इन श्रीलंका। दोस्तों, अपना पड़ोसी मुल्क है, हमारे दक्षिण में स्थित है और पाक स्टेट, याद रखेंगे, पाक जल संधि के द्वारा यह अलग होता है और यह स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, कूटनीतिक पॉइंट ऑफ व्यू से यह बहुत लाभदायक है हमारे लिए। और यह हमारा पड़ोसी मुल्क है श्रीलंका, जिसकी कैपिटल है जयवर्धनेपुरा कोटे। तो यहाँ के जो श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैं गोटाबाया राजपाक्से हैज डिक्लेयर एन इकोनॉमिक इमरजेंसी इन द कंट्री, यानी श्रीलंका ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा कर दी है। तो द श्रीलंकन प्रेसिडेंट हैज टेकन दिस स्टेप टू कंटेन राइजिंग इन्फ्लेशन आफ्टर फूड प्राइसेस shot up due to a sharp fall in the value of the country's currency, यानी देश की मुद्रा के मूल्य में भारी गिरावट के कारण खाद्य कीमतों में तेजी से आने के बाद बढ़ती मुद्रास्फीति को रोकने के लिए वहां के राष्ट्रपति ने यह स्टेप उठाया है। तो प्रेसिडेंट राजपाक्से डिक्लेयर ए स्टेट ऑफ इमरजेंसी अंडर द पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस टू प्रिवेंट होर्डिंग ऑफ इसेंशियल कमोडिटीज इंक्लूडिंग राइस एंड शुगर। तो इसमें जो है, जो जमाखोरी कर रहे हैं उन लोगों के लिए यह आपातकाल में बहुत दिक्कत आने वाली है। तो द प्रेसिडेंट हैज प्रोमोगलेटेड इमरजेंसी रेगुलेशंस अंडर द पब्लिक सेफ्टी ऑर्डिनेंस ऑन सप्लाई ऑफ एसेंशियल कमोडिटी, यानी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति, और उसको ब्लैक करके लोग महंगा बेच रहे हैं। यही कारण है कि यह क्राइसिस हो गई है। तो इसके लिए उन्होंने सेना को नियुक्त कर दिया है। तो दिस कमिश्नर विल हैव द पावर टू सीज फूड स्टॉक डिपॉजिटेड बाय ट्रेडर्स, जो जमाखोर लोग हैं, जमा कर देते हैं, खुदरा विक्रेताओं, इन सब पर यह अपना शक्ति का प्रयोग कर सकता है। तो यह महत्वपूर्ण है, इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर यह इस तरह की स्थिति उत्पन्न कैसे हुई? तो हाल के सप्ताहों में क्या है कि गिरती स्थानीय मुद्रा और कोविड-19, यह सबसे महत्वपूर्ण कारण है। कहीं भी अगर लिखने को आ जाए तो यह कारण लिखा जा सकता है। तो जिस तरह से चावल, चीनी, प्याज, आलू, इन सब की कीमतों में तेजी से वृद्धि हो गई है। सोचिए, श्रीलंकन रुपीज इस बार का डिप्रिसिएट हुआ था, 7.5% गिर गया था। तो इस तरह से, इसी वजह से यह निर्णय श्रीलंकन गवर्नमेंट ने लिया है। यह मानचित्र है, देख रहे हैं, यह एडम्स ब्रिज है और यहीं पर एडम्स पीक भी है श्रीलंका में। और यहाँ की सबसे हाईएस्ट पीक है पिद्रुतालागाला, याद रखने, पिद्रुतालागाला, यह जो है सबसे हाईएस्ट पीक है श्रीलंका की। और श्रीलंका की जो यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, हम्बनटोटा, यहाँ पर बेस बनाया है चीन ने। और यह जाफना प्रायद्वीप है, यहाँ पर यही पाक स्टेट है। और
दोस्तों इसकी जो कैपिटल है कोलंबो हुआ करती थी, अब इसका नाम जयवर्धनेपुरा कोटे हो गया है। ये गाले शहर है, रतनपुरा है, अनुराधापुर है, यह सब महत्वपूर्ण शहर हैं वहाँ के, और यह हम्बनटोटा पे उसने अपना बेस बनाया है। अब बढ़ते हैं दोस्तों जपड 2021 एक्सरसाइज। दोस्तों सीधे सीधे प्रश्न आ जाएगा कि जपड 2021 एक्सरसाइज कौन ऑर्गेनाइज कर रहा है, तो यह कहाँ किया जा रहा है, तो निझनी रीजन में। और यह कहाँ निझनी टागिल भी है, निझनी रीजन कहाँ है, रूस में है, यहाँ लॉयस को पाया जाता है। तो द आर्मीज ऑफ 17 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड आर डिस्प्लेइंग देयर स्ट्रेंथ, यानी इस अभ्यास में 17 देशों की सेनाएं अपना पराक्रम दिखाएंगी। तो सोल्जर्स फ्रॉम 17 कंट्री ऑफ यूरेशिया एंड साउथ एशिया इंक्लूडिंग इंडिया, चाइना एंड पाकिस्तान विल शोकेस देयर मार्शल आर्ट इन अपकमिंग जपड 2021 एक्सरसाइज फ्रॉम सितंबर 3 to 16, यानी कल से शुरू होगा, 16 सितंबर तक यह चलेगा। This is the first time that the armies of India and China will exercise together after the violent clash between the Indian and Chinese armies in Ladakh in मई 2020। यानी देखिए जब अभी याद हो तो गलवान घाटी में जो 2020 में चीन ने किया था, उसके बाद यह पहली बार दोनों देश की सेनाएं आमने सामने होंगी इस अभ्यास में। तो इस अभ्यास का जो मुख्य उद्देश्य ही है कि आतंकवाद विरोधी सहयोग को बढ़ावा देना है। यानी जो है इसमें रूस की ओर से आयोजित इस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास का उद्देश्य है आतंकवाद विरोधी, यानी एंटी टेररिज्म, यानी टेररिज्म को समाप्त करने के लिए, उसके सहयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए यह एक्सरसाइज ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और भारतीय सेना की 200 जवानों की एक टुकड़ी 3 सितंबर से 16 सितंबर तक होने वाले अभ्यास में पार्टिसिपेट कर रही है, और अभी काजिंद चल ही रहा है। और यह बताया जा रहा है कि यह बटालियन नागा रेजिमेंट की है जो गई है यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए। और दोस्तों अभी जपड 2021 के ही तहत पिछले ही दिनों ही रूस और चीन ने 10,000 सैनिकों के साथ जोरदार अभ्यास किया था। तो इससे कह सकते हैं कि चूंकि यह दोनों देश अमेरिका के विरोधी हैं, तो आने वाले दिनों में यह दोनों मिलकर के अमेरिका के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट स्कीम में, हम बात करेंगे स्टार्टअप इंडिया की। दिस स्कीम वाज स्टार्टेड बाय Prime Minister Narendra Modi on 16 January 2016. Under this scheme, profits earned by the businessman will be exempted from income tax for the first 3 years of the commencement of business। यानी इस योजना के तहत जो मुनाफा होगा व्यापारी को व्यवसाय शुरू होने के पहले 3 साल तक इनकम टैक्स से छूट रहेगी। Investment made by entrepreneur to promote financing in such enterprises will also be exempt from capital gains tax at the rate of 20% on sale of their assets। तो यह भी छूट रहेगी 20% की। तो यह सब these enterprises will be given 80% rebate in registration fee for पेटेंट रजिस्ट्रेशन, यानी जो पेटेंट पंजीकरण है उसमें भी 80% की छूट दी जाएगी। और अकॉर्डिंग टू द प्राइम मिनिस्टर ए प्रोविजन विल आल्सो बी मेड इन द इंसॉल्वेंसी लॉ to give easy exit option to startup enterprises to close the business if needed। अगर वह कोई अपना रोजगार या कारोबार बंद करना चाहता है तो उसमें यह भी प्रावधान होगा। तो अंडर दिस इफ देयर बिजनेस डज नॉट वर्क देन स्टार्टअप will be able to close their business within a period of 90 days। तो यह अगर नहीं चल रहा है तो 90 दिनों की अवधि में इस स्टार्टअप को बंद भी किया जा सकता है। और इसके लिए 5 लाख विद्यालयों में 10 लाख बच्चों पर फोकस करके इसको बढ़ाया जा रहा है। इनोवेशन कोर्सेज जो है बनाए जा रहे हैं। और टू सपोर्ट स्टार्टअप द गवर्नमेंट विल क्रिएट एन initial corpus of rupees 2500 crore with a total corpus of 10,000 crore over the next 4 years। तो यह याद रखेंगे महिलाओं के लिए विशेष इसमें व्यवस्था की गई है। अब बढ़ते हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में। 40% ऑफ इंडियंस आर इन डेंजर ड्यू टू एयर पोल्यूशन, यानी वायु प्रदूषण भारत की सबसे प्रमुख समस्या बनता जा रहा है। आज हमारे मेट्रो सिटीज में
सांस लेने में दिक्कत हो रही है। खासकर दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में स्थिति बहुत ही विकराल रूप ले रही है। और जाड़े के दिनों में आप देख सकते हैं कि पंजाब हरियाणा में जो पराली जलाते हैं उसका भी बहुत बड़ा कारण होता है कि दिल्ली एनसीआर रीजन पूरा धुआं से, वहां पर एयर पोल्यूशन से वह पूरा ग्रसित हो जाता है। तो यह रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट रिलीज बाय द एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट of University of Chicago has claimed that 40% of life expectancy of Indians could be reduced by more than 9 years due to air pollution। यानी यह जो शिकागो की जो है यह EPIC इसको कहते हैं, एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट है, उसने यह दावा किया है अपनी रिपोर्ट में कि वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 40% भारतीयों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है 9 साल से ज्यादा कम हो सकती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके बड़े पीछे सबसे बड़ा कारण फॉसिल्स फ्यूल, जो जीवाश्म ईंधन, इतनी ज्यादा गाड़ियां, यही कारण है कि दिल्ली सरकार ने ऑड एंड इवन फार्मूला चलाया था। तो ऐसे में लोगों ने क्या किया कि 2 गाड़ियां खरीद ली, ऑड और इवन। तो यह जो है यह और इसका प्रभाव अन्य राज्यों में भी, खासकर जो है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, इन सब में भी दिखने लगा है। तो मोर देन 48 करोड़ पीपल लिविंग इन द रीजन ऑफ सेंट्रल, ईस्टर्न एंड नॉर्दर्न इंडिया आर फेसिंग सच हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन दैट नो अदर कंट्री इज फेसिंग। यानी इस तरह से अन्य कोई देश फेस नहीं कर रहा है समस्या को जितना अपना भारत कर रहा है। तो द रिपोर्ट लाउडेड इन इंडियाज नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम launched in 2019 in curbing dangerous pollution levels, saying that achieving and maintaining its target would result in increasing countries' overall life expectancy by 1.7 year and New Delhi's will increase by 3.1 year। यानी वहां पर आप ऐसा बताया जा रहा था कि रिपोर्ट में कि जो 5 साल का बच्चा है उसका लंग्स 40 साल के व्यक्ति के बराबर कार्य कर रहा है। तो यह समस्या है वहां के एयर पोल्यूशन की। तो यह सारे इसमें पॉइंट्स दिए गए हैं और खासकर यह पूरा मैदानी क्षेत्र, उत्तर भारतीय क्षेत्र पूरा इससे प्रभावित है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट हमने दिए हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज में। तो जेबी महापात्रा अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। तो जेबी महापात्रा सीबीडीटी के अध्यक्ष बन गए हैं। तो द पर्सनल मिनिस्ट्री सेड is in an order that senior bureaucrat JB Mahapatra has been made the chairman of the Center Board of Direct Taxes। तो CBDT का इनको अध्यक्ष बनाया गया है। 1985 बैच के भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी हैं और द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ जेबी मोहपात्रा एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो यह जो है इन्हें ध्यान रखेंगे, कौन है? जेबी मोहपात्रा। और यह पीसी मोदी का कार्यकाल खत्म होने के बाद अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे थे। तो अब यह पूर्णतः सीबीडीटी के अध्यक्ष होंगे। अब बढ़ते हैं बीबीसी फर्स्ट हिंदी न्यूज ब्रॉडकास्टर रजनी कौल पासेस अवे। बीबीसी की पहली हिंदी समाचार वाचिका रजनी कौल का निधन हो गया है। यानी पहली बार बीबीसी पर लगभग 60 साल पहले हिंदी समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली प्रतिष्ठित प्रसारक कौल का निधन हो गया 93 वर्ष की अवस्था में। कौल का जन्म पाकिस्तान, उस समय भारत का हिस्सा था, जन्म पेशावर में हुआ था। तो शी वर्कड विथ ऑल इंडिया रेडियो इन न्यू दिल्ली एंड लेटर ज्वाइन वॉइस ऑफ अमेरिका इन वाशिंगटन। तो इस तरह से फिर बाद में वॉइस ऑफ अमेरिका से जुड़ी वाशिंगटन के, फिर उन्होंने बीबीसी लंदन में काम किया। तो इस तरह से 1961 में हिंदी समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली वह पहली महिला बनी थी। और दोस्तों बीबीसी हिंदी 1940 में इसकी शुरुआत की गई थी और वर्तमान में यह ऑडियो के साथ साथ वेबसाइट, टीवी, सोशल नेटवर्क पर भी संचालित किया जा रहा है। अब बढ़ते हैं बुक्स एंड अवार्ड्स में। आज हम बात करेंगे ओडिशा बॉर्न न्यूरोसर्जन बसंत मिश्रा रिसीव्स प्रेस्टिजियस AANS अवार्ड। तो AANS अवार्ड का मतलब क्या हुआ? अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन्स अवार्ड। तो उड़ीसा में जन्मे न्यूरोसर्जन डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा पहले ऐसे यह डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं जिन्हें यह पुरस्कार मिला है। तो यह अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ न्यूरोलॉजिकल सर्जन के न्यूरो सर्जरी में इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो अभी जो है यह इन्हें ऑरलैंडो फ्लोरिडा में यह दिया गया। तो यह ध्यान रखेंगे कंप्यूटर गाइडेड एन्यूरिज्म
सर्जरी करने वाले दुनिया के पहले सर्जन थे और इन्हें इंडिया का जो सबसे हाईएस्ट अवार्ड है चिकित्सा के क्षेत्र का, डॉक्टर बीसी राय पुरस्कार 2018 में मिल चुका है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी मास्टर ऑफ सर्जरी इन्होंने किया था, एम्स में न्यूरो सर्जरी इन्होंने किया था। अब बढ़ते हैं दोस्तों बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज में। आईएमएफ राइजेस इंडियाज स्पेशल ड्राइंग राइट्स एलोकेशन टू 17.86 बिलियन। यानी आईएमएफ मतलब अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने भारत के विशेष आहरण अधिकार आवंटन, जिसको एसडीआर कहते हैं, को बढ़ाकर 17.86 अरब डॉलर कर दिया है। तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सेड दैट इंडिया स्टैक इन द स्पेशल ड्राइंग राइट, जिसको एसडीआर कहते हैं, और एसडीआर इज एन alternate reserve currency floating by the IMF, which is the member countries can freely exchange between themselves instead of relying on currency of any one particular country। यानी एसडीआर आईएमएफ द्वारा जारी एक वैकल्पिक आरक्षित मुद्रा है, यानी रिजर्व करेंसी है, जिसे सदस्य देश किसी एक विशेष देश की मुद्रा पर निर्भर होने के बजाय आपस में स्वतंत्र रूप से एक्सचेंज कर सकते हैं। और आईएमएफ मेक्स द जनरल एसडीआर एलोकेशन टू इट्स मेंबर इन प्रोपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग कोटाज इन द फंड। क्योंकि हर देश का आईएमएफ में कोटा होता है, तो इस एसडीआर स्टैक इज वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ कंट्रीज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व एंड इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, यानी काफी महत्वपूर्ण है। दैट द आईएमएफ हैज इंक्रीज इंडियाज एसडीआर कोटा 12.57 billion, which is equivalent to 17.86 billion dollar at the latest exchange rate on August 23। तो यह जो है महत्वपूर्ण है और केंद्रीय बैंक ने यह भी कहा है कि भारत की कुल एसडीआर होल्डिंग 23 अगस्त 2021 को 13.66 अरब हो गई, जो नवीनतम विनिमय दर पर 19.41 अरब डॉलर के समान है। तो ये ध्यान रखेंगे। और आईएमएफ का हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। और स्पोर्ट न्यूज में हम बात करते हैं, टोक्यो पैरालंपिक इस समय चल रहा है, तो इंडियन स्टार बैडमिंटन प्लेयर सुहास एल यथिराज, यह भारत के पहले ऐसे प्रशासनिक अधिकारी हैं जो कि पैरालंपिक में खेलने गए हैं और यह बैडमिंटन प्रतियोगिता से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, यह वर्तमान में नोएडा के डीएम हैं या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं और इन्होंने आज पहले ही मैच में जीत के साथ अपना आगाज किया है। तो जर्मनी के जन निकल्स को बेहद आसानी से मात देकर अगले दौर में जगह बना ली है और सुहास एलवाई रैंकिंग में तीसरे स्थान पर मौजूद हैं और इन्होंने अपने सफर का आगाज 2016 में स्टार्ट किया था। और दोस्तों, यह 2007 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं और इनकी पहली पोस्टिंग आगरा हुई थी, ताजमहल नगरी जो कि यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, पेठा नगरी भी जाना जाता है। तो यह वर्तमान में गौतम बुद्ध नगर नोएडा के डीएम का कार्यभार भी संभाल रहे हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट डेज में। वर्ल्ड कोकोनट डे, आज विश्व नारियल दिवस है दोस्तों। 2 सितंबर को हर वर्ष मनाया जाता है। द पर्पज ऑफ सेलिब्रेटिंग दिस डे इज प्रमोट द कल्टीवेशन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कोकोनट। सोचिए, कोकोनट, इसके अंदर कितना मीठा पानी होता है और यह उत्पादन इसका कहाँ होता है? कोस्टल रीजन में। तो कोस्टल रीजन में सॉइल कैसी होगी? सैलाइन सॉइल होगी, लवणीय मृदा में यह उगाया जा रहा है। तो इस तरह से 2009 में पहली बार विश्व नारियल दिवस मनाया गया। इसमें एशिया और प्रशांत नारियल समुदाय ने बड़े उत्साह के साथ मनाया और इस बार का जो थीम है, बिल्डिंग ए सेफ, इंक्लूसिव, रिसाइलेंट एंड सस्टेनेबल कोकोनट कम्युनिटी इन कोविड-19 पैंडेमिक एंड बियॉन्ड, यानी एक सुरक्षित, समावेशी, लचीला और टिकाऊ नारियल समुदाय का निर्माण कोविड-19 महामारी और उससे परे। इस बार का यह थीम है। और दोस्तों, भारत में सबसे ज्यादा नारियल, मैंने तटीय क्षेत्र बता ही दिया, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, के याद रखना, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा उत्पादन, यानी 85% हिस्सेदारी इन 3 राज्य करते हैं। और इसे विश्व में इंडोनेशिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, दूसरे नंबर पे फिलीपींस है, तीसरे पे अपना भारत है। हालांकि बीच में भारत भी नंबर 1 पे था। तो इस तरह से यह आंकड़े बदलते रहते हैं। अब बढ़ते हैं दोस्तों, इंडियन नेशनल मूवमेंट जैसा कि चल रहा है, हम तीसरे चरण में पहुंच गए हैं। दूसरे चरण तक चर्चा कर ली थी, जलियांवाला बाग कांड हो गया था, रोलेट एक्ट हो गया था। अब बात करेंगे 1919 के बाद से लेकर 1935 तक के आंदोलन की चर्चा करेंगे। तो फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद
फिर क्या हुआ, हंटर कमेटी की रिपोर्ट आई 28 मई 1920 को, जो कि जलियांवाला बाग से संबंधित थी। हालांकि इस हंटर रिपोर्ट में वह अंग्रेजों के ही मुताबिक इस रिपोर्ट को तैयार किया गया था। यही कारण था कि भारतीय काफी असंतुष्ट नजर आ रहे थे। और दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की भी रूपरेखा तैयार हो रही थी। यानी 1 अगस्त 1920 को ही खिलाफत समिति ने देयर आर 3 पॉइंट यानी 3 मुद्दों पर चर्चा की। पंजाब में हुई बेइंसाफी, खिलाफत का मुद्दा और स्वराज की मांग पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत की गई। तो यह 3 बिंदुओं पर 1920 में, यानी कह सकते हैं कि असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 से स्टार्ट कर दिया गया। उसी समय बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु भी हो गई थी। उसी समय तिलक स्वराज फंड की स्थापना की गई, जिसमें 1 करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया था। और दोस्तों, कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन था 1920 में, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव इसी में पारित किया गया था। और इस तरह से 1920 में ही NM जोशी, राय चौधरी ने बॉम्बे में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की भी स्थापना कर डाली थी। और अकाली दल भी 1920 में ही। इस तरह की पैरेलल चल रही थी यह घटनाएं। अब असहयोग आंदोलन चलने लगा, लेकिन चौरी चौरा की घटना, जो गोरखपुर जिले की, इस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने स्थगित कर दिया और चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था। तो इस तरह से 1922 में हुआ। इसकी असहयोग आंदोलन वापस लेने पर काफी नेता नाराज हुए। इवन पंडित जवाहरलाल नेहरू तक इसका विरोध कर रहे थे। मोतीलाल नेहरू, जिन्ना, सब लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन महात्मा गांधी जी माने नहीं और असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 में कर दिया। तो इस तरह से यह कांग्रेस में दूसरे विभाजन के नाम से भी जाना जाता है, जब स्वराज पार्टी का गठन किया गया। और दोस्तों, 1924 में ही बेलगाम अधिवेशन में महात्मा गांधी पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता किए थे। और 1924 अक्टूबर 1924 में ही सचिन सान्याल ने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना भी कर दी थी। और सचिन सान्याल, यह सब उग्रवादी दल के नेता माने जाते थे। फिर जो है 1927 में साइमन कमीशन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। हालांकि इसमें जो 7 सदस्य वो ब्रिटिश थे, यानी इसमें भारतीयों को नहीं रखा गया था। यही कारण था कि भारत इसका विरोध कर रहा था। और साइमन कमीशन गो बैक का नारा लगाया था लाला लाजपत राय ने, और उनके ऊपर लाठी का प्रहार किया गया, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई। और इसी पर लाजपत राय ने कहा था कि हमारे शरीर पर पड़ी एक एक लाठियां अंग्रेजों के ताबूत की कील साबित होंगी। और इस तरह से जो है उनकी मृत्यु हो जाती है। साइमन गो बैक का नारा। और 1928 में ही नेहरू रिपोर्ट, पंडित मोतीलाल नेहरू और 1928 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता भी कर रहे थे, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नेहरू रिपोर्ट, राष्ट्र का दर्जा, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार आदि, यह सब पॉइंट इन्होंने इसमें डाला था। और दोस्तों, 31 मार्च 1929 को जिन्ना का 14 सूत्री कार्यक्रम भी आ गया। और 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने जो है ब्रिटिश असेंबली में बम फेंका था। इसे लाहौर षड्यंत्र केस कहा जाता है, इसके नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, 1929 में ही कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था। यहाँ पर प्रपोजल फॉर कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी लाहौर अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे। और 26 जनवरी 1930 को ही, याद रखना, पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तिरंगा झंडा फहराया गया था। यही कारण है कि हम लोग 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। फिर दोस्तों, 12 मार्च 1930 से लेकर 5 मार्च 1930 तक महात्मा गांधी के द्वारा साबरमती आश्रम से दांडी जाकर नमक बनाकर एक कानून का उल्लंघन करना था। और इस तरह से दांडी मार्च के साथ सविनय अयोग्य आंदोलन भी शुरू हो गया। 6 अप्रैल को 1930 को सविनय अयोग्य आंदोलन की शुरुआत कर दी गई। और दोस्तों, इसी समय 1930 में 12 नवंबर 1930 को प्रथम गोलमेज सम्मेलन यानी फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब किया गया था? 1930 में लंदन में आयोजित किया जा रहा था। उसमें प्रधानमंत्री मैकडोनाल्ड थे। और पहली गोलमेज सम्मेलन में
कोई भी कांग्रेसी सदस्य नहीं गया। फिर गांधी इरविन पैक्ट 8 मार्च 1931 को किया जाता है। इसी समय इस जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, इसमें महात्मा गांधी को यही कारण है कि 1931 के जो कराची अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता सरदार पटेल जी कर रहे थे, महात्मा गांधी को काले झंडे दिखाए गए, युवाओं ने काले झंडे दिखाए। क्यों? क्योंकि उस समय जो है गांधी इरविन पैक्ट में इन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं कर पाए और भगत सिंह, राजगुरु बटुकेश्वर, इन लोगों को फांसी की सजा दे दी गई। क्योंकि देखिए 8 मार्च को हुआ और 23 मार्च 1931 को यह घटना हो गई, यानी इन लोगों को फांसी दे दी गई, जिसकी वजह से पूरी तरह से युवा क्रांति नाराज हो गई। और गांधी जी के जो है सम्मेलन में फिर द्वितीय गोल में सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को होता है, जिसमें इस सम्मेलन में गांधी जी शामिल होते हैं। तो तीनों सम्मेलन में मात्र एक ऐसा सम्मेलन है जिसमें महात्मा गांधी शामिल हुए और वहां से खाली हाथ वापस आए। और दोस्तों 1932 में ही मैकडोनल्ड ने एक और चाल चली। जैसे 1909 में मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, उसी तरह से 1932 में पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया, कम्युनल अवार्ड लेकर के आ गया मैकडोनल्ड। और इससे क्या हुआ कि इससे यह जो है अब दलितों को फोड़ना, अब यह मुसलमानों के प्रति इसका प्रेम कम होने लगा। पहले दूसरे गोल में सम्मेलन में एक व्यक्ति उनको दिख रहा था, वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से कहा कि आप भी अलग देश की मांग क्यों नहीं करते, उनके लिए पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान करेंगे। और इसी पर जब मांग करने लगे डॉक्टर अंबेडकर, तब महात्मा गांधी जी काफी बौखला गए और वह जो है फिर जाकर के अनशन पर बैठ गए। और 20 सितंबर 1932 की बात है कि वह जो है अब वह बुजुर्ग हो चुके थे, उनकी तबीयत खराब हो रही थी। तो इस तरह से सारे बड़े नेताओं ने डॉक्टर अंबेडकर को मनाया कि हम लोग बैठ करके बातें कर सकते हैं, अभी भारत हमारा स्वतंत्र नहीं हुआ है। ऐसे में 26 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट होता है गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच में। और इस तरह से अंडर विच इनिशियली रिजर्व 71 सीट इन द स्टेट फॉर दलित्स इन द कम्युनल arbitration in the provincial legislative assemblies were now increased 148, 148 सीटें कर दी गई। तो इस तरह से और फिर तृतीय गोल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को, इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। तो यह सब घटनाएं, इनको क्रम याद रखना, इनको जो है एक अपने हाथ से बना लीजिए सिनॉप्सिस, इसको ध्यान रखेंगे। और दोस्तों 1934 में ही जयप्रकाश नारायण, मीनू मसानी और एम जोशी ने कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कर दिया था। तो यहां पर 34 तक की बात करेंगे, कल 1935 से लेकर के 47 तक की बात करेंगे। अब आते हैं कल के उत्तर की बात करते हैं, तो इसे जरूर आप लोग मिला लीजिएगा। हालांकि आप लोग लगभग सही उत्तर देते थे, इस वजह से मैंने इसको स्किप किया था, अब फिर से स्टार्ट कर दिया हूं। नेक्स्ट है आप लोगों का सेक्शन, जो कि बहुत ही अच्छा उत्तर दे रहे हैं। आज उत्तर देने वालों में है नीतू गौतम, जैबुन निशान अजमेरा, विकास मिश्रा, संदीप यादव, रीना एम, एकता, ज्योति गर्ग, सूरज उपाध्याय, संजय नेगी, जतिन मनहास, लालटू दास, डॉक्टर BL देवांगन, रेणु बाला, सरबर्था बनर्जी, अनु धामा, पूर्णिमा जायसवाल, पृथ्वी, राघव गौतम, गोलू पासवान, विनोद जायसवाल, आरिफ अख्तर, संदीप यादव, तोहफा शबा तस्कीन, S कुंदन, मुस्कान हरुण शेख, इतने लोगों ने कमेंट और उत्तर दोनों दिया है। आशा करता हूं कि आज और ज्यादा से ज्यादा लोग उत्तर देंगे। तो आज आप लोगों के सामने पहला प्रश्न है, विच यूनियन टेरिटरी हैज रिसेंटली डिक्लेयर द स्नो लिपर्ड एज इट्स स्टेट एनिमल? चंडीगढ़, लद्दाख, लक्षद्वीप, पुदुचेरी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली SBI बैंक हैज ओपन द कंट्रीज फर्स्ट फ्लोटिंग ATM ऑन विच लेक? किस झील पर? डल झील पर, लोकटक झील पर, चिल्का झील पर और लोनार झील पर। और यह चारों झीलों के बारे में बताना है कि ये किस राज्य में है, ध्यान रखेंगे। और नेक्स्ट है, इन विच कंट्री इज द जपर्ड 2021 एक्सरसाइज बीइंग हेल्ड? यानी किस देश में यह अभ्यास शुरू हो रहा है कल से और 16 तारीख तक चलेगा? रूस, जर्मनी, फ्रांस, कजाकिस्तान। एंड नेक्स्ट है, इन विच ईयर वॉज द स्टार्टअप इंडिया स्कीम लॉन्च? 2015, 16, 17, 18। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रजनी कौल पास्ड अवे रिसेंटली, विथ विच फील्ड वॉज शी एसोसिएटेड? यानी वह किस क्षेत्र से जुड़ी थी, उनका हाल ही में निधन हो गया? लिटरेचर, न्यूजकास्टर, साइंस या म्यूजिक क्षेत्र से?
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस रिसेंटली। हाल ही में किसे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है? JB मोहपात्रा, PC मोदी, आलोक टंडन या प्रदीप सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द फर्स्ट इंडियन डॉक्टर टू बी अवार्डेड द इंटरनेशनल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड in neurosurgery by the prestigious American Association of Neurological Surgeons? डॉक्टर नरेश त्रेहन, डॉक्टर बसंत कुमार मिश्रा, डॉक्टर विनीत बंसल, डॉक्टर रवि मल्होत्रा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष एल वाई इज द फर्स्ट इंडियन ऑफिशियल हु हैज पार्टिसिपेटेड इन पैरा गेम्स। ही इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? तो पहले ऐसे अधिकारी हैं जो पैरा गेम में हिस्सा लिया है, IAS ऑफिसर हैं पहले। तो यह किससे संबंधित हैं? टेनिस, बैडमिंटन, टेबल टेनिस या निशानेबाजी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज वर्ल्ड कोकोनट डे सेलिब्रेटेड? 29 अगस्त, 30 अगस्त, 1 सितंबर एंड 2 सितंबर। एंड लास्ट क्वेश्चन है इन विच सेशन ऑफ कांग्रेस वाज द रेजोल्यूशन ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस पास्ड? यानी पूर्ण स्वराज या पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? नागपुर अधिवेशन, बेलगाम अधिवेशन, कानपुर अधिवेशन या लाहौर अधिवेशन? तो इस तरह से इन 10 प्रश्न के उत्तर दीजिएगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और दोस्तों अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू दोस्तों।